हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एकदम सही और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी एकदम सही होंगे। दोस्तों अभी तक अपन ने चैप्टर नंबर सेकंड करा। अब दोस्तों मैं जो चैप्टर नंबर सेकंड के टॉपिक है वो आपको अलग से क्लास में दूंगा। मैं अपने स्केड्यूल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। आज अपनी बात हुई थी चैप्टर नंबर 1 की, तो मैं चैप्टर नंबर 1 ही आपको कराना चाहता हूँ। तो मेरे पास एक 30 मिनट्स की क्लास है जिसके अंदर चैप्टर 2 के रिमेनिंग टॉपिक्स है, तो वो टॉपिक्स मैं आपको अलग से दे दूंगा। ठीक है, यूट्यूब पे अलग से उसका नाम लिख दूंगा, रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 2। बट इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 1 आएगा, और साथ ही साथ दोस्तों चैप्टर नंबर 1 आपको इतना आसान लगेगा जिसकी हद नहीं है। ठीक है, पूरे पूरे 1 घंटे के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 1 घंटा लगेगा भी नहीं, शायद 45 मिनट्स में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो जो जितने भी टॉपिक है उसके अंदर कंज्यूमर बिहेवियर रहा हुआ है अपना, उसके अंदर कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप रहा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज़ रहा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैल्यू क्रिएशन सॉरी। तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और उसको अपने को करना है, तो अपन उसको ढंग से करेंगे। ठीक है, और 30 मिनट्स की क्लास में वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। तो आ जाओ दोस्तों, अब अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ, इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दोस्तों बहुत ही आसान चैप्टर है। सबसे पहले इसके अंदर टॉपिक ही गिने चुने 3-4 ही बनते हैं, बट अपने को इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है। तो मैं ऐसा नहीं कि वो 3-4 टॉपिक ही पढ़ाऊंगा, मैं आपको सारे टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सर इसमें क्या क्या टॉपिक है। सबसे पहले इसके अंदर मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। फिर मैनेजमेंट की डेफिनेशन के बाद अपने पास स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन है। दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन है, और स्ट्रेटेजी फिर हमें बताएंगे 2 टाइप की होती है, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। और फिर ये पढ़ने के बाद दोस्तों हमारे पास रहेगा, ये पढ़ने के बाद हमारे पास इंपॉर्टेंस रहेगी, लिमिटेशंस रहेगी। ये इसको मैं बोलता हूँ पार्ट फर्स्ट ऑफ द चैप्टर। लिमिटेशन तक को मैं बोलता हूँ पार्ट फर्स्ट ऑफ द चैप्टर। फिर पार्ट सेकंड चालू होगा दोस्तों, जिसके अंदर हमारे पास रहेगा स्ट्रेटेजिक इंटेंट। सर स्ट्रेटेजिक इंटेंट में क्या होगा, उसके अंदर विजन, मिशन, गोल्स और साथ ही साथ हमारे पास वैल्यूज रहेगी। ठीक है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एक ही बात होती है, तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव और फिर क्या रहेगी हमारे पास, वैल्यूज रहेगी। ये पार्ट सेकंड ऑफ द चैप्टर रहेगा। और फिर जो पार्ट थर्ड रहेगा उसमें आएगा डिफरेंट लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट। खत्म, इतना ही चैप्टर है। तो 3 पार्ट्स में अपन इसको पढ़ेंगे। वीडियो एक ही रहेगा, बट इसमें मैं बार बार बोलूंगा पार्ट 1 पढ़ते हैं पहले, फिर पार्ट 2 और फिर पार्ट 3। ठीक है, ये मैं ऐसे क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों ये 3 पार्ट में से 2 पार्ट में से क्वेश्चन आते हैं। अपने को सिर्फ इतना देखना है पिछली बार कौन से पार्ट में से क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसको नहीं पढ़ना, बचे हुए दोनों पार्ट्स को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आ जाओ, मतलब पिछली बार भी 2 पार्ट्स में से आया होगा नो डाउट, बट उसमें से देख लेंगे अपन कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसी के साथ अपन फटाफट पार्ट फर्स्ट ऑफ द चैप्टर। पार्ट फर्स्ट ऑफ द चैप्टर में सर क्या क्या आएगा। हमेशा पढ़ाई को ऐसे ही करना दोस्तों, पार्ट्स में तोड़ के करना, आपको चैप्टर बहुत आसान लगेगा। तो इसमें कितने पार्ट्स है टोटल, 3। तो मैंने इसको नाम ये नहीं दिया चैप्टर 1A, चैप्टर 1B, चैप्टर 1C जैसे बाकी चैप्टर्स को दिया है, क्योंकि उसकी अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है। अपन इसी वीडियो के अंदर पार्ट A, B, C करके खत्म कर देते हैं। तो पार्ट A लिख लो इसको 1 की जगह। तो पार्ट ए ऑफ द चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, मीनिंग ऑफ द मैनेजमेंट। बहुत आसान है दोस्तों, आपको सिर्फ इतनी सी बात पता होनी चाहिए। अगर कोई इंसान काम कर रहा है कंपनी के लिए और वो बता रहा है कि ये काम ऐसे होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर रहा है, जितना भी उसमें एसेट्स है उनको मैनेज कर रहा है कोई जना, कोई प्रोडक्शन को मैनेज कर रहा है, कोई सप्लाई को मैनेज कर रहा है, कोई सेल्स को मैनेज कर रहा है, कोई सर्विसिंग को मैनेज कर रहा है, तो एक आदमी जो क्या कर रहा है, बिजनेस को मैनेज कर रहा है किसी भी टाइप से, तो वो भी मैनेजमेंट कहलाएगा, वो भी मैनेजमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझो एक शादी है दोस्तों, उस शादी बहुत ही अच्छी लगी आप लोगों को, बहुत ज्यादा अच्छी लगी। उसमें आप जाके 2 वर्ड बोलोगे, आप उसमें जाके आपको दिख रहा है कि वो शादी बहुत अच्छी है, कुछ भी कचरा वचरा कुछ नहीं है शादी में, एकदम साफ सुथरी शादी है, बहुत अच्छी डेकोरेशन है। आप सबसे पहले जाते ही पूछोगे ये मैनेजमेंट किसका है, ये मैनेजमेंट किसका है, आप जाके पूछोगे। जब आपने पूछा किसका है, तो इसका मतलब आप पर्सन की बात कर रहे हो, आप जानना चाहते हो ये मैनेजमेंट किसका है। और आपको बहुत सही मैनेजमेंट लगा, मतलब सारी चीजें प्रॉपर लगी, तो आप कहोगे क्या मैनेजमेंट है। तो उस टाइम जब मैनेजमेंट की बात हो रही है तो उस फंक्शन की बात हो रही है, एज अ फंक्शन। तो 2 चीजें, आपको चीजें साफ सुथरी दिखाई दी तो आपने बोला क्या मैनेजमेंट है, तो हर चीज बराबर दिखाई दी, प्रॉपर पड़ी हुई दिखाई दी, तो इसको बोल रहे हैं क्या मैनेजमेंट है, मतलब एज अ फंक्शन की बात हो रही है। और जब मैं बोलूं यार ये मैनेजमेंट किया किसने है, कौन है ये मैनेजमेंट, कि कौन से मैनेजमेंट ने किया है, किसने किया है ये मैनेजमेंट, तो जिसने मैनेजमेंट किया है दोस्तों वो एज अ पर्सन मैनेजमेंट हो गया। तो मैनेजमेंट हमेशा 2 टाइप से पढ़ा जाता है, एज अ मैनेजमेंट, एज अ पर्सन और एज अ फंक्शन। तो अगर आप
पर्सन की बात करोगे कि मैनेजमेंट कौन है, फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी में जो उसका गोल्ड का बिजनेस है, मतलब जो अपने तनिष्क का बिजनेस है, उसका मैनेजमेंट कोई और संभालता होगा। उनका जो कार का बिजनेस है वो कोई और संभालता होगा। उनका जो पूरी कंपनी का मैनेजमेंट है वो कोई और संभालता होगा। तो कोई पूछेगा मैनेजमेंट ऑफ टाटा कंपनी, तो उसके अंदर बहुत बड़ी लिस्ट आ जाएगी कि मैनेजमेंट ऑफ टाटा कंपनी में कौन है। इसका मतलब एज अ पर्सन की बात करें। शादी वाली बात को साइड हटाओ, वो इसलिए हटाओ क्योंकि वो एक छोटे लेवल की बात हो गई। अब अपन पढ़ रहे हैं अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा मैनेजमेंट एज अ पर्सन, तो अगर मैं आपको यहां पे लिख के दूं मैनेजमेंट एज अ पर्सन, तो यहां पे आपको मैं अगर लिख के दूं टाटा मैनेजमेंट, अगर मैं ये बात आपको लिख के दूं तो आपको समझ आएगी बात। पता नहीं कौन सी वेबसाइट खोल ली। जैसे ये एमडी और सीईओ ऑफ टाटा मोटर्स आ गए, तो ये क्या है, टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट है। तो जब पर्सन की बात होगी तो वो क्या हो रही है, मैनेजमेंट एज अ पर्सन। और जब यहाँ पे अपने को किसी का काम अच्छा लगता है, हम बोलते हैं क्या मैनेजमेंट है, वो एज अ फंक्शन की बात हो रही है। तो अगर अपन स्टार्ट करते हैं एज अ पर्सन, तो आपने देखा होगा मैनेजमेंट सबसे बड़ा लोग होते हैं जो सबसे ऊपर होते हैं। तो दोस्तों ये लोग की ग्रुप है। क्या है, मैनेजमेंट इज अ की ग्रुप जो सारे बिजनेस के अफेयर्स के इंचार्ज होंगे, इंचार्ज ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। तो ये क्या है बोलो, की ग्रुप। और की ग्रुप होंगे तो ये क्या होंगे, इंचार्ज होंगे किसके, अफेयर्स ऑफ द बिजनेस के। दूसरा दोस्तों ये चीफ ऑर्गन है। ये मेन वर्ड यूज होगा ना, क्योंकि मेन लोग हैं तो मेन लोगों के लिए मेन वर्ड यूज होंगे। तो चीफ ऑर्गन है जो एंटिटी को पर्पसफुल और प्रोडक्टिव बनाते हैं, एंटिटी को प्रोडक्टिव बनाते हैं, पर्पसफुल बनाते हैं, क्योंकि ये मैनेजमेंट करेंगे तभी तो एंटिटी क्या बनेगी, पर्पसफुल और प्रोडक्टिव बनेगी। तो ये चीफ ऑर्गन है जो एंटिटी को क्या बनाते हैं, पर्पसफुल और प्रोडक्टिव बनाते हैं। अब ये बनाने का तरीका कैसे है, ये कुछ चीजें जो बिखरी हुई है उनको साथ में लेके आते हैं, जो कि है मैन पावर, मनी, मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी। इन सबको साथ लेके आते हैं और एक साथ काम करके दिखाते हैं कि ये सारी चीजें काम कैसे होगी, कैसे होगा इन सबसे काम, सबको मिला के कैसे काम होगा इन सबको। और फिर जब ऐसा करते हैं तो एंटिटी बन जाती है पर्पसफुल और प्रोडक्टिव। तो अब मैं क्या बोलूंगा, दो वर्ड आपको याद रखने हैं, ये की ग्रुप है, ये चीफ ऑर्गन है जिससे एंटिटी पीपी बन जाएगी, पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव, चार चीजों को मिला के MMMT। तो एंटिटी को अगर पर्पसफुल और प्रोडक्टिव बनाना है तो आपको बिखरे हुए रिसोर्सेज, डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेज को क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। और डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेज है कौन से, मनी, मैन पावर, मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी। और ये करेगा कौन, मैनेजमेंट करेगा। तो वो क्या है, चीफ ऑर्गन है। तो मैनेजमेंट की दो बातें हैं, एज अ क्या, एज अ पर्सन की दो बातें, की ग्रुप है और क्या है बोलो, चीफ ऑर्गन। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन को यूनिफाइड फंक्शनिंग सिस्टम बनाने में मदद करते हैं, यूएफएस बनाने में मदद करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को यूएफएस बनाने में मदद करते हैं, इसका मतलब ये है कि जितनी भी चीजें बिखरी हुई थी क्या उनको एक तरफ लेके आए, सबको एक साथ चला रहे हैं, पूरे बिजनेस को एक साथ चला रहे हैं। तो जब पूरे बिजनेस को एक साथ चला रहे हैं तो उसको बोलेंगे यूनिफाइड फंक्शनिंग सिस्टम, यूएफएस। तो तीन चीजें बोलो फटाफट, पहला की ग्रुप है, दूसरा चीफ ऑर्गन है, तीसरा यूनिफाइड फंक्शनिंग सिस्टम बना देते हैं पूरे बिजनेस को। फिर उसके बाद बिजनेस का सर्वाइवल है और सक्सेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कि जो आपका मैनेजमेंट है वो कितना कंपिटेंट है और उनका करेक्टर कैसा है। तो कंपिटेंसी एंड करेक्टर ऑफ इट्स मैनेजमेंट। तो बोलो, सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ द बिजनेस डिपेंड्स ऑन द कंपिटेंसी एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब जो लोग हैं उनके बारे में बात हो रही है। अगला, मैनेजमेंट क्या करेगा, जितने भी नए चेंजेस आ रहे हैं उनको अडेप्ट करने में मदद करेगा, उनसे इफेक्टिव इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोले तो इंटरेक्शन कराएगा, इंटीग्रेशन है इंटरेक्शन कराएगा। तो अब जो भी चेंजेस आ रहे हैं आप उनको हैंडल करने लायक हो जाओगे। तो ये सारा काम कौन करेगा, मैनेजमेंट एज अ पर्सन करेगा। तो बोलो मैनेजमेंट एज अ पर्सन का क्या क्या काम है, जल्दी से बोलो फटाफट। की ग्रुप है, की ग्रुप है, दूसरा चीफ ऑर्गन है, एंटिटी को पर्पसफुल और प्रोडक्टिव बनाएंगे। फिर अगला यूएफएस बना देंगे एंटिटी को। फिर अगला सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ द एंटिटी डिपेंड्स ऑन द क्या, कंपिटेंसी एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द करेक्टर ऑफ द मैनेजमेंट। और अगला ये मदद करेंगे क्या, जब एनवायरनमेंट चेंज होगा उसमें जो जो चेंजेस आएंगे उसको एडेप्शन करने में मदद करेंगे।
ठीक है, तो ये हो गया मैनेजमेंट एज अ पर्सन की डेफिनेशन। अब आती है मैनेजमेंट एज अ फंक्शन की, ये सब आती है आपको। दोस्तों आपको भी पता है फंक्शन क्या होते हैं, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये कह रहा है ये सारे फंक्शन होते हैं। इन सारे फंक्शंस को ये एक साथ मिला के काम करने में मदद होगी। ये क्या है, अगर ये ढंग से हुए तो हम बोलेंगे ये हमारा क्या है, मैनेजमेंट है एज अ फंक्शन। तो ये चारों पांचों क्या है, मैनेजमेंट एज अ फंक्शन है। तो कोई पूछे मैनेजमेंट एज अ फंक्शन क्या है, तुम बोलोगे प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये हमारे मैनेजमेंट है, ये भी हमारा मैनेजमेंट है, बट ये एज अ फंक्शन है। अब ये बोलता है ये सारे के सारे वाइड रेंज है, बट फिर भी आपस में क्लोजली इंटर रिलेटेड है, सारे फैले हुए। क्या स्टाफिंग के बिना डायरेक्टिंग चलेगा, तो क्या डायरेक्टिंग के बिना कंट्रोलिंग चलेगा, क्या कंट्रोलिंग के बिना ऑर्गेनाइजिंग चलेगा, क्या ऑर्गेनाइजिंग के बगैर प्लानिंग चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। ये सारे आपस में भले ही बिखरे हुए बहुत है, बट आपस में क्लोजली इंटर रिलेटेड है। अब वो फंक्शन के एग्जांपल देगा, इसमें एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज भी हमारा एक मैनेजमेंट है, एलोकेशन ऑफ टास्क भी एक हमारा क्या है, एलोकेशन ऑफ टास्क भी हमारा क्या है, एक मैनेजमेंट है। इंस्टॉलेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम भी हमारा क्या है, मैनेजमेंट है। अगला डिजाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा एक मैनेजमेंट है। गोल्स को डिटरमाइन करना भी हमारा एक मैनेजमेंट है। तो अब बोलो, अगर मैं बोलूं डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स एंड डिजाइन द ऑर्गेनाइजेशन, ये किसकी बात हो रही है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग की बात हो रही है। फिर अगला एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टास्क अमंग द, क्या लोगों में जब क्या कर रहे हैं टास्क और बांटे जाएंगे, तो क्या ये डायरेक्टिंग की बात हो रही है, और स्टाफिंग की बात हो रही है, लास्ट में कंट्रोल सिस्टम लगा रहे हैं, क्या ये कंट्रोलिंग की बात हो रही है। तो ये फंक्शंस को डिटेल में समझाया हुआ है। तो एज अ फंक्शन में आपको सिर्फ इतनी बात याद रहनी चाहिए, इट इंक्लूड्स प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बात खत्म। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या ध्यान रहना चाहिए, जो यहाँ पे थोड़े बहुत वर्ड लिखे हुए आपको ये ध्यान रखना है। और एक बात जरूर याद रखनी कि वाइड रेंज है, बट फिर भी आपस में क्लोजली इंटर रिलेटेड है। ठीक है, अब आता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। तो ये चैप्टर नंबर 5 में बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल भी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 5 के साथ अपन इसको पढ़ेंगे। अब आता है कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। इसमें क्या है, मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजी बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, मैं आपको जल्दी से याद करा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, स्ट्रेटेजी रिलेट्स द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मीन ऑफ अचीविंग देम। तो स्ट्रेटेजी किस में हमें मदद करेगी, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और उनको जैसे अचीव करना है, दोनों को आपस में मिला के रखेगी अगर आपने स्ट्रेटेजी बनाई है। तो स्ट्रेटेजी होता क्या है दोस्तों, आपको पढ़ाई करनी है, आपको पढ़ाई करनी है। अब समझो बात को, आपने बोला हमें सीए इंटर पास करना है, तो आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई, उस स्ट्रेटेजी से हुआ क्या, आपका जो गोल है सीए इंटर पास करना, और साथ ही साथ कैसे पास करोगे, उसके जितने भी वेज है उसको अचीव करने के, क्या दोनों को आपस में साथ मिला के चलेगी। आपने बोला दिन में 8 घंटे पढ़ना है, ये कहां से लाए आप 8 घंटे पढ़ना है, ये आप स्ट्रेटेजी बना के लेके आए। अब आपके एग्जाम में लगभग 2.5 महीना बच गए, तो अब आपको हो गया अब हमें 12 घंटे पढ़ना है, ये बात लाए कहां से, स्ट्रेटेजी बना के लाए। तो बोलो यहाँ पे स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है, जो आपने गोल सोचे हैं और उनको जैसे अचीव करना है, दोनों को साथ में मिला के चलाएगा। अगला ये गेम प्लान है, ये गेम प्लान है जिससे क्या होगा, मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस यूज टू टेक मार्केट पोजीशन मिलेगी, कंडक्ट इट ऑपरेशन, अट्रैक्ट कर पाओगे, सेटिस्फाई कर पाओगे कस्टमर को, कंपीट सक्सेसफुली कर पाओगे, ढंग से आप सक्सेसफुली कंपीट कर पाओगे, कंपटीशन में उतर पाओगे अगर स्ट्रेटेजी है तो, और अचीव कर पाओगे जो आपके ऑब्जेक्टिव्स थे। तो बोलो स्ट्रेटेजी का एक और मीनिंग बोला, तो सर ये याद करने हैं, बिल्कुल भी नहीं करने, इनको एक बार पढ़ना है, बाय चांस कहीं पे काम आ जाए तो आपके पास 6-7 लाइनें लिखने के लिए होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, गेम प्लान है जो आपको मदद करेगा किसमें, ऑपरेशंस को कंडक्ट करने में, कंपीट करने में सक्सेसफुली, कस्टमर को सेटिस्फाई करने में, और अगला ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। फिर अगला विलियम एफ ग्लूक बोलता है ये यूनिफाइड, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान है। ये 3 वर्ड यूज किए, क्या, यूनिफाइड, कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड। यूनिफाइड है मतलब हर जना वही फॉलो करेगा, इंटीग्रेटेड है जिसके अंदर सारी चीजों को ध्यान में रखा जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव जिसमें सब आ गया, अब कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। यूनिफाइड, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान है। तो 3 वर्ड कौन से आए, पहला क्या है, ये रिलेट करेगा गोल्स और उसके कैसे अचीव करना है उसको, ये गेम प्लान है। तीसरा यूनिफाइड, कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड प्लान है। अगला ब्लूप्रिंट है,
उसका अगला इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क है। जैसे कि स्ट्रेटेजी आपने बनाई तो एक फ्रेमवर्क बना दिया। फ्रेमवर्क बना दिया मतलब आपने एक स्केड्यूल बना दिया कि 6 बजे ये पढ़ना है, 7 बजे ये पढ़ना है, 8 बजे। तो ये एक फ्रेमवर्क बना दिया आपने कि किस टाइम क्या करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, कौन से रिसोर्सेज यूज करेगा। तो ये एक फ्रेमवर्क बना दिया। फ्रेमवर्क का मतलब एक ढांचा। आपने पहले से एक ढांचा बना रखा है, उसके अंदर आपको पता है किसका काम क्या है, कितनी बजे करेगा, कौन सा काम करेगा, सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये क्या कहलाता है? इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क्स। यह आपको इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क किसमें मदद करता है? अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने में, मतलब अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने में, और थ्रेट्स को क्या करना है आपको? इसमें थ्रेट्स को दबाना है और स्ट्रेंथ और वीकनेस, स्ट्रेंथ को ढंग से यूज करना है और वीकनेसेस को ऑफसेट करना है। ये वर्ड ही याद कर लो आप। पहला का अपॉर्चुनिटी के साथ हमेशा वर्ड यूज करना एक्सप्लॉइट, ठीक है। और फिर जो थ्रेट्स है उसके ध्यान रखना, पोटेंशियल थ्रेट्स, जो थ्रेट आ सकते हैं। अगला आपको यूज करना है रिसोर्सेज एंड स्ट्रेंथ का, स्ट्रेंथ को यूज करना है पूरी तरीके से और वीकनेसेस को ऑफसेट करना है। तो पोटेंशियल थ्रेट्स पता लगाने हैं, अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करना है, स्ट्रेंथ का पूरा प्रॉपर यूज करना है, वीकनेसेस को ऑफसेट करना है। ये वर्ड आप यहां पे नहीं, पूरी एसएम में याद रख लो, कहीं पे भी काम आए ये 4 वर्ड लगा के आ जाना इनके साथ। अब ये कहता है, ये ध्यान रख लेना, स्ट्रेटेजी सब्स्टिट्यूट नहीं है किसका? रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट का। बस यही बात है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये लाइन केस स्टडी में आ जाती है, इसका मतलब आपसे स्ट्रेटेजी का पूरा मीनिंग पूछा गया और अब आप ऊपर से पूरा लिखोगे। फिर उसमें क्या आ जाएगा? सबसे पहले गोल्स और उसके मीन्स को आपस में इंटीग्रेट करने में मदद करता है, मतलब दोनों को मिला के चलाने में मदद करता है। गेम प्लान है, यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड प्लान है, ब्लूप्रिंट है, इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क है जो 4 चीजों में मदद करता है। मैंने आपको बता दिया, अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने में, पोटेंशियल थ्रेट्स को पता लगाने में, स्ट्रेंथ का यूज करने में और वीकनेसेस को ऑफसेट करने में। फिर अगला क्या आ गया? ये सब्स्टिट्यूट नहीं है किसका? साउंड, अलर्ट और रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट का। स्ट्रेटेजी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती, फ्लॉलेस नहीं हो सकती, ऑप्टिमल नहीं हो सकती, क्योंकि कोई ना कोई तो कमियां इसके अंदर रहेगी। आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी चेंजेस आए तो आप वो चेंजेस कर सको, आपको इतना करना पड़ेगा। और थोड़ा सा अलाउंसेस बनाने पड़ेंगे कुछ भी मिस कैलकुलेशन के, क्योंकि आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो, क्या उसमें कुछ गलती भी हो सकती है स्ट्रेटेजी में, तो उसके अलाउंसेस आपको छोड़ने पड़ेंगे, मतलब एक गैप छोड़ना पड़ेगा कि कोई गलती हो भी गई तो हम उसको हैंडल कर ले। ऐसे नहीं स्ट्रेटेजी में कोई गलती हो गई और हमारे हाथ पैर फूल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई पढ़ाई करने के लिए और 2.5 महीने बचे और आपने 2.5 महीने की एकदम ऐसी स्ट्रेटेजी बना ली, ठसाठस स्ट्रेटेजी बना ली। अब आपके पास ये, आप एक दिन भी इधर से उधर नहीं कर सकते। अब सोचो बाय चांस उसमें 2 दिन आपको खांसी जुकाम हो गया, पढ़ाई नहीं कर पाए, क्या आपको एक तरीके से कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वो एडजस्टमेंट तभी होगा जब आपने उसमें कुछ अलाउंसेस छोड़ रखे हो, उस टाइम टेबल में कुछ एडजस्टमेंट करने के, तभी आप एडजस्टमेंट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। टोटल 3 लेवल है, कॉर्पोरेट, डिविजनल और फंक्शनल लेवल से, इनके बारे में अपने को पढ़ना है। एक कैचअप का बताया हुआ है, पूछता ये स्ट्रेटेजी है क्या, आप पढ़ लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर दूसरे अटेम्प्ट में ये आता है। 2 टाइप की स्ट्रेटेजीज होती है, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। अगर आप लोगों ने पहले से कोई प्लानिंग कर रखी है, अगर पहले से कोई प्लानिंग कर रखी है और उस हिसाब से आप बिजनेस कर रहे हो तो प्रोएक्टिव, और किसी को देखकर अगर आपको अपने बिजनेस में चेंजेस करने पड़ रहे हैं तो रिएक्टिव। फॉर एग्जांपल, फ्लिपकार्ट का बहुत बड़ा बिजनेस है, वो पहले सामान होम डिलीवरी करता था, ये उसका प्रोएक्टिव डिसीजन था। फ्लिपकार्ट पहले आया था, उसका प्रोएक्टिव डिसीजन था। बट जोमेटो, स्विगी को देखकर उसको 10 मिनट में 10 मिनट्स फ्लिपकार्ट या 20 मिनट्स फ्लिपकार्ट जो करके जो भी उसने नया चालू करा है, क्या उसने जोमेटो और स्विगी को देखकर करा है, जेप्टो को देखकर करा है, बिग बास्केट को देख के करा है? ये फ्लिपकार्ट का खुद का आइडिया नहीं था, इनको देखकर उसको करना पड़ गया। इसको बोलते हैं रिएक्टिव। तो 2 तरीके की स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ती है, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। एक वो स्ट्रेटेजी जो आपके दिमाग में पहले से थी, जिसकी प्लानिंग आप कर रहे थे, बट रिएक्टिव एकदम से ये चेंजेस आ गए। फॉर एग्जाम्पल, आज आप लोग पढ़ाई कर रहे हो,
आप पूरी प्लानिंग करके चल रहे हो प्रोएक्टिव, बट कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स आए और आपको बोला ये इसी बार से एप्लीकेबल है, अगली बार से नहीं है, एकदम से अमेंडमेंट्स आए, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी में कुछ रिएक्टिव चेंज करने पड़ेंगे, अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स हो गए उसके कारण आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तो वो कहलाता है रिएक्टिव। तो प्रोएक्टिव जो पहले से चलता आ रहा था, रिएक्टिव जो आपको एकदम से स्ट्रेटेजी में चेंजेस करने पड़े ड्यू टू अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स। ठीक है, प्रोएक्टिव क्यों किया जाता है? जिससे आप अपनी मार्केट पोजीशन को सुधार सको और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को सुधार सको। फ्लिपकार्ट जो पहले से काम कर रहा था वो क्यों कर रहा था? जिससे उसके पास पैसे आ सके, जिससे वो मार्केट में टॉप कर सके। बट अब जो उसने 20 मिनट वाला चालू किया है वो उसने कोई फाइनेंशियल के लिए चालू नहीं किया, वो इसलिए चालू करा है कल को ऐसा ना हो ब्लिंकिट वाला टक्कर देके उसका सारा मार्केट खा जाए। तो बोलो वो क्यों चालू किया है? उसने एक रिएक्शन दिया है अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स के लिए और फ्रेश मार्केट कंडीशंस के लिए। तो बोलो प्रोएक्टिव में क्या होगा? मार्केट पोजीशन सुधारने के लिए किया जाता है और साथ ही साथ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए किया जाता है। रिएक्टिव में क्या होता है? जो भी अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स हुए, फ्रेश मार्केट कंडीशंस हुई, उनका रिएक्शन है। ठीक है, कंपनी क्या यूज करती है? कंपनी दोनों यूज करती है, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। प्रोएक्टिव प्लान्ड होती है, रिएक्टिव एडेप्टिव होती है। किसी को देख के हमें किसी चीज को एडेप्ट करना पड़ जाए तो वो एडेप्टिव हो गई। तो प्रोएक्टिव प्लान्ड होगी और ये एडेप्टिव होगी। तो असली में कौन सी स्ट्रेटेजी देखी जाएगी? दोनों को स्टिच किया जाएगा, स्टिचिंग टुगेदर प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, दोनों को स्टिच करके बनाया जाएगा, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। फिर एक स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट डायग्राम आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव के बारे में ही है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें आपसे पूछा जा सकता है, तो बताओ एक्चुअल स्ट्रेटेजी क्या होती है? एक होती है प्रोएक्टिव, एक होती है रिएक्टिव और एक होती है एक्चुअल। सर एक्चुअल क्या है? आपने पिछली बार कुछ काम किए थे, ये लिखे हुए यहाँ पे, आपके पास पुराना एक्सपीरियंस पड़ा है, नो हाउ पड़ा है, रिसोर्सेज पड़ा है, स्ट्रेंथ पड़ी है, वीकनेस पड़ा है, कैपेबिलिटीज पड़ी है, आपके पिछले काम से पड़ी है। अब इसमें से जो चीजें काम की है उसको तो आगे ले लो और जो चीजें काम की नहीं है उसको बाहर निकाल के फेंक दो। तो ये जो ऊपर एरो किया हुआ है ये अपन ने क्या किया? बाहर निकाल के स्ट्रेटेजी के एलिमेंट्स को निकाल दिया जो काम के नहीं है, बट जो काम के हैं उनको आगे ले लिया और साथ में उसमें कुछ न्यू इनिशिएटिव जोड़ दिए। तो पुरानी चीज भी काम में ले ली और नई चीज भी काम में ले ली। तो आपने क्या किया? न्यू इनिशिएटिव्स जोड़ दिए प्लस ऑनगोइंग स्ट्रेटेजी एलिमेंट्स कंटिन्यूड फ्रॉम द प्रायर पीरियड्स। तो यहां से जो काम आए वो भी आपने जोड़ दिए। तो बताओ कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए, मतलब आपने प्रोएक्टिवली कुछ काम किया प्लस पुराने वाले कुछ काम ले लिए। तो बताओ स्ट्रेटेजी बनेगी कैसे? कुछ नए काम करके, मतलब प्रोएक्टिवली कुछ नया काम कर प्लस पुराना जो काम अच्छा हो रहा था उसको आगे कंटिन्यू कर। जो पुरानी चीज अच्छी नहीं हो रही थी उसको तो बाहर निकाल के फेंकोगे ना। आपने एक परचून की शॉप खोली, आप सोचो एक बार, परचून की शॉप खोली आपने, इस बार सोचा उसमें अभी तक हम बाकी सब कुछ बेचते, इस बार हम क्या करते हैं? मिल्क और भी बेचना शुरू करते, मिल्क दही और भी बेचना शुरू करते। आपने ऐसा दिमाग लगाया, फिर आपको 1 महीने बाद पता चला यार ये तो हमारे बस की है नहीं, ये तो हम बहुत ज्यादा इसमें डैमेज कर रहे हैं, हमसे बिकता तो है नहीं, हम 3 दिन 4 दिन बाद मिल्क और दही को खराब कर देते, हमारा तो नुकसान और हो रहा है। तो आपको एक बात समझ आई, ये स्ट्रेटेजी तो काम की नहीं थी, तो आपने अगली बार इस स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं किया। तो आपने अगली बार क्या फॉलो किया? जो चीजें काम आई। तो यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस है, नो हाउ है, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, कैपेबिलिटीज है, इसमें से जो काम की होगी वो आगे लेके जाओगे और जो काम की नहीं होगी उसको बाहर फेंकोगे। प्लस नए इनिशिएटिव्स लोगे, मतलब आपने प्रोएक्टिवली कुछ किया, प्लस आपने रिएक्शंस भी तैयार किए कि अगर इसका ये आया तो ये रिएक्शन होना चाहिए, बाद में जाके कैसे रिएक्शन तैयार करना है, तो आपने रिएक्टिव स्ट्रेटेजी भी बनाई। और जब ये सब मिला दोगे तो आपके पास बनेगी एक्चुअल स्ट्रेटेजी, या इसको बोलते हैं लेटेस्ट वर्जन ऑफ स्ट्रेटेजी। तो अगर क्वेश्चन आता है लेटेस्ट वर्जन ऑफ स्ट्रेटेजी क्या है, तो आप इसमें क्या बोलोगे? ये किस किस का जोड़ है? पुराने एक्सपीरियंस नो हाउ को जो हमने आगे कंटिन्यू किया उसका, प्लस प्रोएक्टिव नए इनिशिएटिव्स का, प्लस रिएक्टिव का इज नोन एज एक्चुअल स्ट्रेटेजी और लेटेस्ट वर्जन ऑफ स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे आपको मैंने बता दिया, ये ऊपर सारा ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये सारा ये लिखा हुआ है। प्रीवियसली इनिशिएटेड को आगे लेके आएंगे, साथ में नई लेके आएंगे और साथ ही साथ ये तो रहेगा ही रहेगा और रिएक्टिव भी हम साथ ही साथ लेके आएंगे इसके अंदर। तो स्ट्रेटेजी पार्टली इज डेलिबरेटली एंड प्रोएक्टिव, तो दोनों होगी इसके अंदर, प्रोएक्टिव भी होगी और रिएक्टिव भी होगी। तो क्या क्या आ गया? न्यू इनिशिएटिव्स आ गए, प्रीवियसली आ गए, यहाँ पे होगा रिएक्टिव का, सॉरी ऊपर नहीं, यहाँ पे लिखा होगा, ये रहा अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो ये वाला पैराग्राफ किसका है? ये वाला है पुराने जो आगे लेके आए वो, प्लस प्रोएक्टिव का, प्लस
सेकंड किसका है, रिएक्टिव का। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये दोनों पैराग्राफ जो है, इन दोनों को जब आप लिख के आओगे तो ये किसका आंसर बनेगा, एक्चुअल स्ट्रेटेजी का। तो क्या क्या बोला है इसके अंदर, प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शंस को भी लोगे जो आपके अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, साथ ही साथ आप प्रोएक्टिव भी होगे, थोड़े से नई स्ट्रेटेजीज भी जोड़ोगे, साथ ही साथ से प्रोएक्टिव होने से काम नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड की भी तैयारी करोगे, रिएक्टिव की भी तैयारी करोगे, सब मिला के क्या बनेगा, एक्चुअल स्ट्रेटेजी बनेगी। और साथ में डायग्राम बना के आओगे, आपको 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, दो फायदे हैं। आप दो कोर्स है आपके पास, जब आप कॉमर्स लेते हो आपके पास दो कोर्स है, CA CS, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली। आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलेगा और कंपनी को आप गाइड भी ढंग से कर पाओगे अगर आपकी स्ट्रेटेजी है तो, कि कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए, कौन से में नहीं। तो ये ऑब्जेक्टिव है। इंपॉर्टेंस बहुत आसान है दोस्तों, इंपॉर्टेंस बहुत आसान है। इंपॉर्टेंस में सबसे पहले आता है, आपको प्रोएक्टिव रहने में मदद करेगी अगर आपने स्ट्रेटेजी ढंग से बनाई है इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, अगर आप प्रोएक्टिव रहोगे तो आपको फायदा है, क्योंकि रिएक्टिव में गलती होने के बहुत चांसेस है। तो अगर आपकी स्ट्रेटेजी बनी हुई तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आप स्ट्रेटेजी बना के बैठे हो तो आप प्रोएक्टिव रह पाओगे इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। तो आप क्या रह पाओगे दोस्तों, प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ क्या, रिएक्टिव। तो एक फायदा तो ये हो गया। दूसरा, आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा, प्रोवाइड फ्रेमवर्क, आपको क्या मिल जाएगा, एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा। उस फ्रेमवर्क से आप क्या कर पाओगे, सारे मेजर डिसीजंस ले पाओगे, क्योंकि स्ट्रेटेजी बनी हुई तो एक फ्रेमवर्क बना हुआ है। आपको इतना पता है आपके पास कितना पैसा है, कहाँ खर्च कर सकते हो, कितने लोग हैं, कहाँ यूज कर सकते हो, एसेट कितनी है, कितनी काम कर रही है, कितनी काम नहीं कर रही। अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी है तो आपके पास इन सब का फ्रेमवर्क होगा। अगर इन सब का फ्रेमवर्क होगा तो आप क्या कर सकते हो, बिजनेस के डिसीजंस ले सकते हो, प्रोडक्ट कौन सा बनाना है उसके डिसीजंस ले सकते हो, कौन से मार्केट में जाना है उसका डिसीजन ले सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का डिसीजन ले सकते हो, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, कौन टॉप पे रहेगा, कौन बॉटम पे रहेगा, सबकी आप क्या कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो। कब, सबके ऊपर डिसीजन ले सकते हो कब, जब आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी हो, क्योंकि स्ट्रेटेजी आपको क्या प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क। और फ्रेमवर्क किस में मदद करता है, इन सारे डिसीजंस में। साथ ही साथ दोस्तों अगला क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किस में मदद करेगा दोस्तों, आपके पाथ फाइंडर बनेगा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का, आपको फ्यूचर फेस करने में मदद करेगा। स्ट्रेटेजी अगर प्रॉपर है आपकी तो आप फ्यूचर को आसानी से फेस कर सकते हो। और फेस कैसे कर सकते हो, आपको साथ ही साथ बताएगा कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आपका पाथ फाइंडर बन जाएगा। फिर अगला दोस्तों एक इंपॉर्टेंस आता है कि अगर आप कुछ भी गलती करोगे ना तो आप अपनी स्ट्रेटेजी से बच सकते हो। अगर आपने स्ट्रेटेजी बनाई हुई है तो आप बड़ी बड़ी गलतियां करने से बच सकते हो। तो आप किससे बच सकते हो, मिस्टेक एंड पिटफॉल से बच सकते हो। किससे, इससे क्या होगा, आप कॉस्टली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो। तो जितनी भी मिस्टेक्स है और जितने भी पिटफॉल्स है उनसे आप बच सकते हो अगर आपने स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। तो ये है क्या, स्ट्रेटेजी बनाई हुई है तो उसके फायदे क्या है, वही सारे फायदे हैं। दूसरा दोस्तों अगला क्या है, आपकी लॉन्जिटिविटी को बढ़ाएगा, मतलब आपके बिजनेस को बढ़ाएगा, एनहेंस करेगा लॉन्जिटिविटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को लंबा चलाएगा दोस्तों। फिर उसका अगला क्या है दोस्तों, आपको कोर कंपिटेंसी मिलेगी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। ऑलरेडी अपन चैप्टर नंबर 3 में पढ़ के आ चुके हैं, CC और CA मिलेगा आपको। ठीक है, अब एक बच गया, आपको पता चलेगा आपके गोल्स क्या है और आपके मिशंस क्या है, ये चीज आपको पता चलेगी। तो ये अपना क्या हो गया, इंपॉर्टेंस। सर ये याद कैसे रहेगी, एक बार आप मेरे साथ पढ़ लोगे, फिर इसके बाद मेमोरी टेक्निक के जो छोटे छोटे वीडियोस डालने का मेरा है, अगर वो डाला तो आप इसको ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। बट इस क्लास में उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी। ठीक है, अब आता है दोस्तों लिमिटेशंस। सीधी सी बात है, लिमिटेशंस के मेन पॉइंट तो आपको याद हो जाएंगे। जैसे मैं इसका याद कराता हूँ, C4 आपको याद तो हो जाएगा दोस्तों। C4 में क्या होगा, स्ट्रेटेजी है दोस्तों, बनाना क्या बहुत महंगा होगा, तो सबसे पहले तो कॉस्टली होगा, और जो चीज़ कॉस्टली होती है उसमें टाइम तो लग ही जाता है, तो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, कॉस्टली भी होगा। अगला कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में स्ट्रेटेजी को समझना बहुत मुश्किल है, तो कॉम्पिटिटिव सिनेरियो। और एक और सी कौन सा होगा, जब आपका एनवायरनमेंट हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट होगा। तो 4 लिमिटेशंस है, एनवायरनमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, टाइम कंज्यूमिंग, और अगला कॉस्टली, और लास्ट में कॉम्पिटिटिव सिनेरियो। अब बात यह है इसके अंदर क्या लिखना है वो समझना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या लिखना है, जब आएगा हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, तो इसके अंदर आपको क्या लिख के आना है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसमें लिख के आना है आपको कि जो एनवायरनमेंट है ना वो बार बार चेंज होता रहता है। अब जब बार बार एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो जो हमने स्ट्रेटेजीज बनाई थी, जब बार बार चेंज हो रहा है तो जो हमने स्ट्रेटेजीज बनाई थी दोस्तों, जो हमने पहले स्ट्रेटेजीज बनाई थी, क्या वो सारी की सारी स्ट्रेटेजीज बेकार हो जाएगी?
क्या वो सारी की सारी स्ट्रेटेजीज बेकार हो जाएगी दोस्तों? तो वो यही बता रहा है कि जो आपने पहले बनाई थी स्ट्रेटेजीज वो सारी की सारी बेकार हो जाएगी अगर एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो, क्योंकि एनवायरनमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स है और टर्बुलेंट है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना मुश्किल है कि फ्यूचर में होने वाला क्या है, आप इसको पिन पॉइंट करना आपके लिए मुश्किल है कि फ्यूचर में होगा क्या। चलो आपने थोड़ा बहुत कर भी लिया, बट फिर फ्यूचर में जाके चेंज हो गया तो पहला कॉम्प्लेक्स समझना ही मुश्किल है, चलो समझ भी लिया तो बाद में टर्बुलेंट भी है, चेंज भी होता है। तो जो आपने स्ट्रेटेजीज बनाई थी वो सारी की सारी जियो पैराडाइज हो जाएगी, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, जियो पैराडाइज हो जाएगी। अब इसमें एक एग्जाम्पल देता है, और एग्जाम्पल क्या देता है दोस्तों, अच्छा आगे ये और पढ़ लो, द एनवायरमेंट अफेक्ट्स एज द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डील विद। अब वो कहता है एनवायरमेंट तो अफेक्ट होगा क्योंकि हम खूब सारे लोगों से डील कर रहे हैं, सप्लायर से, कस्टमर से, गवर्नमेंट से, एक्सटर्नल फैक्टर से, खूब सारे लोगों से डील कर रहे हैं, तो चीजें तो टर्बुलेंट होगी ही होगी, चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। तो दो चीज क्या बोला, कॉम्प्लेक्स है, पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में क्या स्थिति होगी। दूसरा कॉम्प्लेक्स के साथ ही साथ टर्बुलेंट भी है, अगर आपने पिन पॉइंट कर भी लिया मान लो एक बार, बट फ्यूचर में चेंज हो गई तो जो भी स्ट्रेटेजीज बनाई थी सारी की सारी जियो पैराडाइज हो जाएगी। अब एग्जांपल देता है, टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ब्रांड ने क्या किया, बनाने शुरू करे, एक स्ट्रेटेजी बनाई कि हम कितने व्हीकल बेचेंगे, क्या करेंगे, बट हुआ क्या, वो कार, जैसे कार में इलेक्ट्रिक में दिक्कत नहीं आई बट टू व्हीलर में दिक्कत आ गई दोस्तों। टू व्हीलर बीच में फटने शुरू हो गए थे, अगर आपको ध्यान हो तो इलेक्ट्रिक वाले फटने शुरू हो गए थे दोस्तों। तो ये सेम चीज यही कह रहा है वो, काउंटेड ऑन अ स्ट्रेटेजिक बेनिफिट दे वुड हैव बिकॉज ऑफ द ह्यूज पुश फ्रॉम द गवर्नमेंट। उनको लगा गवर्नमेंट से पुश मिल रहा है, इलेक्ट्रिक बनानी चाहिए, बट उन्होंने बनाई, उनके सेफ्टी कंसर्न के कारण वो बिकनी बंद हो गई, तो स्ट्रेटेजी बेकार हो गई, क्योंकि एनवायरनमेंट क्या है, हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट है, बैटरी सेट बैठी नहीं, बैटरी सेट बैठी नहीं तो फटनी शुरू हो गई। तो ये बात इसके अंदर लिखी हुई है, तो ये सब आपको लिख के आना है। दूसरा टाइम कंज्यूमिंग। अब टाइम कंज्यूमिंग में क्या लिखा हुआ है, कहते हैं हम सारा टाइम स्ट्रेटेजी बनाने में और उसको कम्युनिकेट करने में लगा देते हैं, और जब बात आती है इसके इम्प्लीमेंटेशन की तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचता, और इस कारण से हमारा जो नॉर्मल बिजनेस का रूटीन है वो सारा अफेक्ट हो जाता है। ये सारी बात यहाँ पे लिखी हुई है, ये सब लिखा हुआ है। और फिर कहता है स्टूडेंट के साथ भी यही होता है, वो सुबह से शाम स्ट्रेटेजी बनाता है और जब पढ़ने की बात आती है तो उसे पढ़ाई होती नहीं है, क्योंकि उसके पास टाइम बचता नहीं है। तो ये सेम बात बोल रहा है, स्ट्रेटेजी बनाता रहता है, कॉपी में लिखता रहता है, काटता रहता है, अच्छा ये वो, और बाद में जब पढ़ने की बात आती है तो उससे पढ़ाई होती नहीं है दोस्तों। ये बात लिखी हुई है दूसरे में, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो क्या वर्ड याद रखोगे, सारा टाइम प्लानिंग और कम्युनिकेशन में चला जाता है, बट जब उसको इंप्लीमेंटेशन का टाइम आता है दोस्तों तो हमारे पास टाइम नहीं बचता और हमारे रेगुलर बिजनेस को वो अफेक्ट करता है। ये सारी बातें आपको इसके अंदर कोट करके आनी है, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला कॉस्टली प्रोसेस है। कॉस्टली प्रोसेस के दो रीजन दिए हुए हैं, कहता है एक तो स्ट्रेटेजी आलतू फालतू आदमी नहीं बना सकता, आपको बहुत भारी आदमी चाहिए, और जब भारी आदमी चाहिए तो पैसा भी बहुत भारी लेगा। और दूसरा बोलता है स्ट्रेटेजी बनाने के लिए एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना पड़ता है, और जब आप एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करोगे तो उसमें भी आपका बहुत पैसा खर्च होगा। तो दो जगह पैसे खर्च होंगे, एक तो भारी आदमी को अपॉइंट करने के, एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करने के लिए, और दूसरा पैसा जाएगा एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। तो दो जगह आपके पैसे लगेंगे और वो बहुत भारी लगेंगे, इसलिए कौन सा प्रोसेस है, कॉस्टली प्रोसेस है। ठीक है, कॉस्टली प्रोसेस है। एक सेकंड रुकना दोस्तों, ये चार्ज होना बंद हो गया, एक सेकंड रुकना होगा आपको, वापस शुरू हो गया। ठीक है, तो कॉस्टली प्रोसेस है, क्या दो रीजन, एक तो इसके अंदर अपन ने बताया एक्सपर्ट वाला रीजन और एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस। दोस्तों कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में क्या लिखा हुआ है सुनना, कहते हैं कॉम्पिटिटिव सिनेरियो की जो बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक आप स्ट्रेटेजी बनाओगे, सबसे पहले आपको नहीं पता उस स्ट्रेटेजी का सामने वाले बिजनेस से क्या काउंटर आने वाला है, एक तो आपको ये नहीं पता चलेगा, दूसरा सामने वाला कोई नई स्ट्रेटेजी बना रहा होगा वो भी आपको एनालाइज करना बहुत मुश्किल है। तो एक तो आपको काउंटर नहीं पता चलेगा, और साथ ही साथ जो नई स्ट्रेटेजीज बन रही है वो भी आपको नहीं पता चलेगी, जिसके कारण, अच्छा क्या इसका रीजन क्या है, क्यों नहीं पता चलेगी, क्योंकि सारी की सारी चीजें क्लोज डोर में बनती है, ऐसा लिखा हुआ है। तो पहला तो क्या बोला, वेयर ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर ट्राइंग टू मूव स्ट्रेटेजिकली, जब सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ रही है, इसको एस्टिमेट करना मुश्किल है कि हमारे ऊपर क्या रिस्पॉन्स आने वाला है, और ये भी डिफिकल्ट है कि सामने वाला क्या नई प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि सारी की सारी बंद दरवाजों में बनी है। जैसे इसने बताया कि पहले सारे वो कान वाले ईयरफोन बेचते थे तार वाले, अब एप्पल ने पीछे से स्ट्रेटेजी क्या बनाई किसी को नहीं पता था, उसने 3.5 mm का जैक ही हटा दिया, अब वो तार वाले ईयरफोन बेकार हो गए सारे के सारे। तो हमें नहीं पता सामने वाला क्या स्ट्रेटेजीज बना रहा है, उसको एनालाइज करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी के 4 लिमिटेशन, महंगा है,
क्योंकि दो चीजें करनी पड़ती है, भारी आदमी चाहिए और एनालिसिस करना पड़ता है। दूसरा कॉस्टली है, कॉस्टली तो बोल दिया सॉरी। अगला क्या बताया मैंने, टाइम कंज्यूमिंग है। कहाँ पे, प्लानिंग और कम्युनिकेशन में सारा टाइम जा रहा है, बट फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कोई टाइम बच ही नहीं रहा हमारे पास। सेम एज स्टूडेंट मैंने आपको बताया। फिर उसका अगला क्या है, हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्ब्यूलेंट है। कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि फ्यूचर को पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है, और साथ ही साथ टर्ब्यूलेंट इसलिए है क्योंकि चेंजेस आते रहते हैं, और अगर चेंजेस आए तो जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी सारी की सारी जियो पैराडाइज हो जाएगी दोस्तों। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कॉम्पिटेटिव सिनेरियो। कॉम्पिटेटिव सिनेरियो का क्या है, सामने वाला क्या रिस्पॉन्स तैयार कर रहा है वो हमें नहीं पता, और साथ ही साथ सामने वाला क्या नई स्ट्रेटेजीज बना रहा है वो भी हमें नहीं पता। ये सारा जब आप इस लिमिटेशंस के अंदर लेके आओगे तब आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इस C4 को लेके बैठे रहना, इसका कोई मजा ही नहीं आएगा। आपको 1 नंबर मिलेगा 5 में से। फिर ये मत कहना पेपर अच्छा हुआ बट हमें नंबर नहीं मिलते। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तुम्हारे साथ इसलिए ऐसा होता है क्योंकि तुम पूरा लिख के नहीं आते, ठीक है? तो बाद में रोने मत बैठना। और इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन में से इस बार एक क्वेश्चन आने के चांसेस भी है क्योंकि बहुत टाइम से क्वेश्चन पेंडिंग पड़ा है। अब आ जाओ स्ट्रेटेजिक इंटेंट। दोस्तों स्ट्रेटेजिक इंटेंट है, और स्ट्रेटेजिक इंटेंट के खुद के टोटल 5 पार्ट है, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यूज, जिसमें गोल एंड ऑब्जेक्टिव सेम होते हैं। तो टोटल 4 पार्ट है, विजन, मिशन, और उसके बाद कौन आएगा, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, और साथ में कौन आएगा, वैल्यूज। इसके अंदर दोस्तों जो विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव और वैल्यूज है बहुत ही आसान है, जल्दी से अपन खत्म करते हैं। बट इसको स्ट्रक्चर वाइज चलाना पड़ेगा कि विजन में हमें क्या पढ़ना है, मिशन में हमें क्या पढ़ना है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में हमें क्या पढ़ना है, वैल्यूज में हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि ये टॉपिक अदरवाइज आपको बहुत बड़ा लगेगा। तो दोस्तों अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर बी। इसको मैं बोलता हूं पार्ट नंबर बी। यहां तक था पार्ट नंबर ए। अगर आप रिवाइज करना चाहो तो इसमें कुछ था ही नहीं, प्रोएक्टिव रिएक्टिव था, इंपॉर्टेंस थी, लिमिटेशन थी, खत्म, बाकी सब कचरा था। तो 3 ही क्वेश्चन थे, प्रोएक्टिव, रिएक्टिव, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस। और अब अपन चालू करने जा रहे हैं दोस्तों पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी कंटेन्स strategic intent and the parts of strategic intent is vision, mission, goals, objective and values। ये सारे इसके अंदर रहेंगे। तो सर सबसे पहले तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट होता क्या है दोस्तों? आप बिजनेस कर क्या रहे हो, कर क्यों रहे हो, ये आपका पर्पस क्या है? क्या आपके दिमाग में सनक चढ़ी कि आप बिजनेस करना शुरू कर दिया? क्यों कर रहे हो, क्या पर्पस है, क्या क्या मतलब आपको इससे इंटेंशन क्या है आपका बिजनेस को करने का? दिस इज नोन एज स्ट्रेटेजिक इंटेंट। तो जब आप ढूंढते हो ना क्या कर रहे हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। वाई का जब आपको जवाब मिलेगा वो आपका स्ट्रेटेजिक इंटेंट होगा दोस्तों। तो वाई दे वांट टू डू, क्यों करना चाहते हैं, क्या कर रहे हो, व्हाट दे वांट टू डू इज डिफरेंट थिंग, और क्यों करना चाहते हैं, वाई। जब वाई का आंसर मिलेगा दैट इज नोन एज स्ट्रेटेजिक इंटेंट, वो इंटेंशन है दोस्तों। और ये पता चलेगा जब आप पढ़ लोगे विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव और साथ ही साथ क्या, वैल्यूज। तो ये क्या है, फिलोसॉफिकल बेस है, यह आपके बिजनेस का एक पर्पस है दोस्तों। पर्पस बताएगा कि बिजनेस कर क्यों रहे हो, यह आपको एक साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन को बताएगा कि आप कहां खड़े हो और क्यों खड़े हो, कैसे खड़े हो, क्या कर क्या रहे हो, सब बताएगा। और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म मार्केट पोजीशन कहां पे होगी ये बताएगा, और साथ ही साथ ये भी बताएगा कि क्या कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, ऑक्यूपाई कर सकते हो अपॉर्चुनिटीज। आपको एक फ्रेमवर्क डिसाइड करके देगा, आपको विजन और मिशन बताएगा कि विजन और मिशन आपको स्ट्रेटेजिक इंटेंट के अंदर क्या आएगा, विजन और मिशन। तो ये इन दी फॉर्म ऑफ क्या हो सकते हैं, विजन एंड मिशन। इन दी फॉर्म ऑफ क्या हो सकते हैं, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल्स, और इन दी फॉर्म ऑफ क्या हो सकते हैं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो समझो जब आप कॉर्पोरेट लेवल की बात करोगे तो आप इंटेंट को देखोगे। जब कॉर्पोरेट लेवल कौन सा होता है, टॉप लेवल, जो अपने बताया CEO MD और होते हैं, तो जब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है तो आपको विजन और मिशन दिखाई देगा। बट जब आप नीचे आओगे, बिजनेस लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से आओगे, तो आपको बिजनेस डेफिनेशन और बिजनेस मॉडल के तरीके से इसको देखना है। और फिर उसके बाद कभी कभार क्या होता है, जब इसको और ज्यादा प्रिसाइज कर देते हैं, प्रिसाइज मतलब पूरा अपने ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब किसी चीज की बात करते हैं उसको हम बोलते हैं हमने उसको और ज्यादा प्रिसाइज करके बोला है, और ज्यादा शॉर्ट में बोला है, और ज्यादा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है। जब ऐसा बोलते हैं दोस्तों तो उसको गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो मैं ये बोलूंगा, बोलो फटाफट। सबसे पहले विजन और मिशन, इंटेंट है क्या, इंटेंट विजन और मिशन के फॉर्म में हो सकता है अगर आप कॉर्पोरेट लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो। अगर आप बिजनेस लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो तो वो बिजनेस डेफिनेशन या बिजनेस मॉडल होगा, अगर आप बिजनेस लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो। और जब आप चीजों को और प्रिसाइज करके और अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करके बाकी दुनिया को भूल के सिर्फ हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो, तो वो क्या होते हैं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, तो मैं ये बोल सकता हूं सबसे पहले विजन एंड मिशन होते हैं,
और फिर इनको कन्वर्ट किया जाता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में, जिसे हम इनको अचीव कर सके, जिससे हमारे विजन और मिशन पूरे हो सके। ठीक है, तो सर ये होते क्या है, अब बात करते हैं। दोस्तों आपने सोचा हुआ है आपको लॉन्ग टर्म में करना क्या है, आपको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक बनना है, लार्जेस्ट बैंक बनना है, ये आपका विजन है। ये आपका विजन है कि आप लार्जेस्ट बैंक बनना चाहते हो, लार्जेस्ट बैंक बनना चाहते हो, ये आपका विजन है। बट इस विजन को अचीव करने के लिए आज आप क्या कर रहे हो, ऐसे अचीव हो जाएगा क्या बैठे बैठे देखते देखते, नहीं, आप इसको अचीव करने के लिए आज क्या कर रहे हो, दैट इज योर मिशन, दैट इज योर मिशन। और जब मिशन और विजन को और ढंग से हमारे ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब पढ़ा जाता है सिर्फ और सिर्फ, तो उसको बोलते हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो बोलो फटाफट, फाइनली हमें कहां पहुंचना है, दैट इज विजन। उसको पहुंचने के लिए आज क्या कर रहे हैं, दैट इज मिशन। तो पहले इन दो टर्म्स को पढ़ते हैं। विजन क्या है, विजन दोस्तों यहां पे बताएगा, ये आपको ये बताएगा वेयर वी आर टू गो, हमें जाना कहां है, हम कहां जाना चाहते हैं फाइनली, ये बताएगा। कंपनी को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, कंपनी को एक आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन, आपको एक स्ट्रेटेजिक पाथ देगा कि फ्यूचर में पहुंचना कहां है, आपकी आइडेंटिटी कैसे बनेगी वो बताएगा। ठीक है, ये सारी चीजें बनाएगा, आपको पहुंचना कहां है। जैसे फॉर एग्जांपल HDFC बोलता है मुझे लार्जेस्ट बैंक बनना है, LIC बोलता है मुझे लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी बनना है। ठीक है, अब जब इनको बनना है तो ये आगे पूरी लाइन देते हैं। अब कैसे बताते हैं, देखो पूरा इसके अंदर बताया हुआ है। इसने बता दिया हमें क्या बनना है, लार्जेस्ट बैंक बनना है, डिफाइंड इट्स विजन ऑफ बीइंग अ वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक, वो वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक बनना चाहता है HDFC। ये सारे इनके विजन है। एप्पल बताता है वी बिलीव दैट वी आर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ टू मेक अ ग्रेट प्रोडक्ट एंड दैट्स नॉट चेंजिंग। ये सारी बातें बता रहा है, ये विजन है इनका। मतलब ये ऐसे बात बोली हुई कि हम करना क्या चाहते हैं, हमारे दिमाग में क्या है, क्यों कहां पहुंच रहे हैं हम, बट इसके लिए आज कर क्या रहे हैं। एप्पल क्या कर रहा है, आज बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना रहा है। HDFC क्या कर रहा है, आज के दिन इसके जो भी रिटेल वाले बिजनेस है, इसके जो भी रिटेल वाले बिजनेस है वो भी अच्छी तरीके से कर रहा है, जो इसके कॉर्पोरेट वाले बिजनेस है वो भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। तो ये HDFC वाला कर क्या रहा है, सारे के सारे बिजनेस ढंग से कर रहा है, जिससे वो इंडिया का क्या बन सके, लार्जेस्ट बैंक बन सके। ठीक है, हेनरी फोर्ड का क्या था, इन एवरी गैराज हैड अ पावर बिकॉज इट कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ द अदर्स। अब ये सारी बातें विजन है दोस्तों, बहुत घुमा फिरा के लिखते हैं। आप भी लिख सकते हो, अपना चैट GPT पे जाना और कह देना मैं आगे जाके ये करना चाहता हूँ, मेरा विजन बताओ, बता देगा आपको। ठीक है, ये भी बता देगा उसके लिए आज करना क्या पड़ेगा आपको। अब बोलते हैं जब स्ट्रेटेजिक विजन बनाओ तो उसके क्या एसेंशियल्स है इंपॉर्टेंट, एक ही क्वेश्चन बनता है। तो विजन के दो ही क्वेश्चन बनते हैं, उसकी डेफिनेशन और उसकी एसेंशियल्स। एसेंशियल्स क्या है, 4 है। आपको क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा विजन बनाते वक्त, क्योंकि देखो टॉप मैनेजमेंट का काम है ना, टॉप मैनेजमेंट का काम है ना, मतलब कॉर्पोरेट लेवल का काम है। तो आपको एक तो क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा और साथ में साथ आपके साथ इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप भी होनी चाहिए। ठीक है, ये एक एक्सरसाइज है किसकी, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप की। ऐसे गधों की तरह मत बना देना, थोड़ा इंटेलिजेंटली सोचना पड़ेगा, क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा। और ये वर्ड यूज करना, अगर आपने स्ट्रेटेजी को वेल आर्टिकुलेटेड बनाया है, वेल आर्टिकुलेटेड, तो वो ऐसी होगी कि वो लोगों के अंदर एंथ्यूल आएगी, मतलब उनको ये करेगी कि हाँ यार ये तो काम करना चाहिए, उनको मोटिवेट करेगी, आपके एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेगी, आपके साथ जो लोग कनेक्टेड हैं उनको मोटिवेट करेगी, एंथ्यूल लेके आएगी उनके अंदर कि वो क्या कर सके, अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उनको मोटिवेशन मिलेगा। तो वेल आर्टिकुलेटेड कौन सी होगी, जो लोगों को मोटिवेट करेंगे। फिर उसका अगला बेस्ट वर्डेड कौन सी होगी, बेस्ट वर्डेड विजन वो होगा जो ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देगा कि जाना कहां पे है। तो आपके विजन में क्या क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसमें थिंक क्रिएटिवली हो, इंटेलिजेंट तरीके से सोचा गया हो, बेस्ट वर्डेड होनी चाहिए, वेल आर्टिकुलेटेड होनी चाहिए। वेल आर्टिकुलेटेड कौन सी होगी, जो मोटिवेशन लाएगी, और बेस्ट वर्डेड कौन सी होगी, जो आपके बिजनेस को डायरेक्शन देगी। फिर अगला आता है दोस्तों मिशन। सर विजन में इतना ही था, बिल्कुल इतना ही है, उसका मीनिंग और उसके साथ एसेंशियल्स कि आप जब बनाओगे तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आनी चाहिए। ठीक है, मिशन में क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया, विजन जहां पहुंचना है उसको पहुंचने के लिए आज जो हम काम कर रहे हैं, तो व्हाट वी डू एंड व्हाट बिजनेस आर वी इन, हम कौन से बिजनेस में हैं और हम क्या काम कर रहे हैं, दैट इज मिशन। अब बोलता है क्यों ऑर्गेनाइजेशन के पास मिशन होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास मिशन है तो आप सारे लोगों को एक जैसे तरीके से चला पाओगे। अगर आपको ये पता है आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उससे क्या अचीव होगा, तो आप क्या कर पाओगे, सारे लोगों को एक साथ चला पाओगे। ऑर्गेनाइजेशन को आप सेटल तरीके से चला पाओगे। ऑर्गेनाइजेशन में एक जनरल टोन मेंटेन करके कर पाओगे। टू स्टैब्लिश क्या जनरल टोन। मिशन से क्या होगा, एक फोकल पॉइंट सर्व हो जाएगा, एक सेंटर पता चल जाएगा हम क्या कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अच्छी सर्विसेज देना चाह रहे हैं, ये हमारा मिशन है। हमारा मिशन है कि हम अच्छी सर्विसेज दे, तो ये हमारा एक क्या बन गया, फोकल पॉइंट बन गया। ठीक है, फिर अगला क्या हो गया, इससे मोटिवेट हो पाएंगे लोग। अगर मिशन पहले से सेट होगा, आप रिसोर्सेज का एलोकेशन प्रॉपर कर पाओगे, उनका स्टैंडर्ड सेट कर पाओगे, पूरे बिजनेस में यूनिटी लेके आ पाओगे, आप उसको पूरे बिजनेस को एक तरीके से चला पाओगे। और फिर उसके बाद अगले 2 पॉइंट, पहले ये पढ़ना फिर ये पढ़ना, पहले ये पढ़ोगे फिर ये पढ़ोगे। इसमें क्या होगा, अगर आपके पास मिशन है तो आप ट्रांसलेट कर पाओगे आपके दिमाग में जो पर्पस है उसको, किस में, गोल्स में। और फिर गोल्स को आप किस में कन्वर्ट कर पाओगे, स्ट्रक्चर में। तो बोलो ट्रांसलेशन ऑफ पर्पस, जो आपके दिमाग में पर्पस था, आपका इंटेंशन था, इंटेंट था, तो ट्रांसलेशन ऑफ पर्पस इनटू द गोल्स एंड गोल्स इनटू द वर्क स्ट्रक्चर, ये काम आप कर पाओगे अगर मिशन है तो सर मिशन होता कैसा है, दिखाना एक बार। मिशन ऐसा होता है दोस्तों, HDFC बैंक हैज टू फोल्ड मिशन। फर्स्ट, टू प्रिफर्ड प्रोवाइडर ऑफ बैंकिंग सर्विसेज फॉर टारगेट रिटेल एंड होलसेल कस्टमर। द सेकंड इज टू अचीव हेल्दी ग्रोथ इन प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट विद द बैंक रिस्क एपेटाइट। तो ये बात बताई हुई है इसके अंदर। तो ये 2 फोल्ड इसके बोलते हैं मिशन है। ऐसे LIC का भी है। ये करने से क्या होगा, देखो ऐसा दिया हुआ है, ये करने से होगा क्या, आपका जो विजन है वो अचीव हो पाएगा। तो जब उनको पता है कि हमें क्या करना है, हमारा मिशन है कि हम अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें रिटेल कस्टमर को भी और होलसेल कस्टमर को भी, होलसेल कस्टमर को भी और रिटेल कस्टमर को भी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो जब ये चीजें आपके दिमाग में पहले से ही होगी तो आप ये चीजें कर पाओगे। आप क्या कर पाओगे, रिसोर्सेज का एलोकेशन ढंग से कर पाओगे, लोगों को मोटिवेट कर पाओगे, एक बिजनेस में जनरल टोन लेके आ पाओगे, इसको फोकल पॉइंट बना पाओगे, इस बात को फोकल पॉइंट बना पाओगे, हर जना इसके अराउंड ही सारी स्ट्रेटेजीज बनाएगा। आप फिर क्या कर पाओगे, अपने पर्पस को गोल्स में कन्वर्ट कर पाओगे और गोल्स को वर्क स्ट्रक्चर में कर पाओगे और यूनिटी लेके आ पाओगे किसके अंदर, पूरे बिजनेस के अंदर, अगर आपके पास मिशन है तो। अब बोलता है इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है जब आप मिशन को बना रहे हो। क्या है, सबसे पहले आपका मिशन ऐसा होना चाहिए जिससे आपके मिशन की एक स्पेशल आइडेंटिटी बन सके, आपके बिजनेस की एक स्पेशल आइडेंटिटी बन सके। एक ऐसा मिशन होना चाहिए, जनरल नहीं होना चाहिए, किसी का कॉपीड नहीं होना चाहिए, आपकी खुद की एक स्पेशल आइडेंटिटी शो करे, ऐसा होना चाहिए। फिर ऐसा होना चाहिए जिससे आप कस्टमर, जो भी आपके कस्टमर ग्रुप है, आप उनको सेटिस्फाई कर सको। आपके पास कौन सी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, आपको कौन सी कंपिटेंसी चाहिए, सब पता चल सके। और लास्ट, वो यूनिक होना चाहिए दोस्तों, स्पेशल आइडेंटिटी दे और यूनिक दे, दोनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है, बट जब मिशन डिसाइड करो तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस के आपको आंसर आने चाहिए। हमारा मिशन क्या है, हमारा पर्पस क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं, फिर हमारी ग्रोथ का क्या तरीका होगा, हम कौन से बिजनेस में हैं, हम बिजनेस सही से कर रहे हैं क्या, हम किसको सर्व करना चाहते हैं, फिर अगला पर्टिकुलर बिजनेस, ये सारी बातें आपको देखनी है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको पढ़ के खत्म कर देना। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, मिशन हो गया, ये हमारा मिशन हो गया। ठीक है, अब अगला आता है दोस्तों मीनिंग ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। दोस्तों गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, जब आपने मिशन तैयार कर लिया कि हम क्या बिजनेस कर रहे हैं, अब आप डिसाइड करोगे हमें कितने टाइम में कौन सी चीज़ अचीव कर लेनी चाहिए, हमें कितने टाइम में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे गोल्स क्या है। पहले हमने ये तो सोच लिया हम कौन सा बिजनेस करेंगे, हम रिटेलर्स को और होलसेलर को अच्छी सर्विसेज देंगे, ये तो हमारा मिशन हो गया। बट ये देने के लिए कुछ गोल भी तो डिसाइड करने होंगे। गोल ये डिसाइड करना होगा कि अगले 15 दिनों में सारे कस्टमर्स को फ़ोन करके पूछना है आपका काम कैसा चल रहा है, आपको बैंक से सेटिस्फाई हो या नहीं हो, ये हमारे गोल है मान लो। ठीक है, ये एक हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए। तो ऑब्जेक्टिव और गोल सेम ही चीज़ है, तो ये क्या हो गए, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हो गए। तो मिशन को अचीव करने के लिए, विजन को अचीव करने के लिए क्या कर रहा है इस मिशन को अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, मिशन को अचीव करने के लिए जो हम काम कर रहे हैं उसको ढंग से चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा इस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जैसे तुम्हारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव के, आज तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है कि हम रात तक इतनी पढ़ाई कर लेंगे, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। ये क्यों है, जिससे आप अपने मिशन को अचीव कर सको। आपका मिशन क्यों है, क्योंकि आपको फाइनली बड़ा आदमी बनना है, बहुत पैसे कमाने हैं, वो आपका विजन है। आपका विजन है बहुत पैसा कमाना है, उसके लिए आप आज कर रहे हो, आप मिशन CA बन रहे हो, और CA बन रहे हो उसके लिए आज आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। ये आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव है, सीधी सी बात हो गई। ठीक है, बट ये बात ध्यान रख लेना,
फालतू किसी से लड़ाई झगड़े करके बातें पढ़ाई नहीं करनी दोस्तों, आपको बहुत प्यार से पढ़ाई करनी है, सबसे मिल बांट के पढ़ाई करनी है, ये आपकी वैल्यूज़ है। ये क्या हो गई, वैल्यूज़ हो गई। तो ये सब एक तरफ, आपकी वैल्यूज़ एक तरफ, तो वैल्यूज़ अगला टॉपिक है। तो अब बताओ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रांसलेट देयर विजन एंड मिशन इनटू गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब आप वो मिशन और विजन को थोड़ा छोटा छोटा तोड़ के अब उनको अचीव करने की कोशिश करोगे, वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हो गए। बोलता है दोनों सेम है, तो अगली बार जब मैं गोल्स वर्ड यूज करूं या ऑब्जेक्टिव वर्ड यूज करूं, कहता है सेम है। तो कवि कहना चाहते हैं गोल्स और ऑब्जेक्टिव दोनों सेम है, बस एक फर्क है, गोल्स ओपन एंडेड होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्लोज एंडेड होते हैं। आपने कल मैं पढ़ाई करूंगा, ये आपका गोल है, बट आप कहते हो कल मैं 8 घंटे पढ़ाई करूंगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। कल मैं पढ़ाई करूंगा, ये आपका गोल है, कल मैं 8 घंटे पढ़ाई करूंगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव क्लोज एंडेड होते हैं, गोल्स ओपन एंडेड होते हैं। तो ज़्यादा स्पेसिफिक कौन से हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गए। ठीक है, अगर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड है तो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, सेंस ऑफ डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन, कि किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब ये बड़ा ही पेचीदा क्वेश्चन लगता है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो क्वेश्चन आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सुनने में ही अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है मिसप्रिंट हो गया, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इससे क्या होगा, सबसे पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो, तो आपको ऑब्जेक्टिव, मैं बोलता हूं कल 25 घंटे पढ़ना, आपका सबसे पहला आंसर आएगा सर 24 घंटे दिन में होते, हम 25 घंटे कहां से पढ़ ले। तो दोस्तों जब भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो तो औकात में रह के करना, दैट इज नोन एज विद इन द कंस्ट्रेंट। तो विद इन द कंस्ट्रेंट आपके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, औकात से बाहर जाके मत डिसाइड करना। दूसरा, चैलेंजिंग होने चाहिए दोस्तों, ये मत करना कल मैं पढ़ाई करूंगा 15 मिनट, शायद वो भी आपके लिए चैलेंजिंग बन जाए, कल मैं पढ़ाई करूंगा 3 मिनट। तो दोस्तों ऐसे आपके साथ ऑब्जेक्टिव नहीं होने चाहिए, थोड़े चैलेंजिंग होने चाहिए, जो अचीव करने में आपको मुश्किल लगे और अचीव करने के बाद बहुत मजा आए। ठीक है, मेजरेबल होने चाहिए, कंट्रोलेबल होने चाहिए, एक दूसरे से कोरिलेट करने चाहिए जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, फालतू के इधर उधर के ऑब्जेक्टिव सेट मत करना, आपस में कोरिलेट करने चाहिए, टाइम फ्रेम के अंदर होने चाहिए, कॉन्क्रीट होने चाहिए और स्पेसिफिक होने चाहिए, फालतू के फैले हुए नहीं होने चाहिए, ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा, ये हो गया वो हो गया, तो ऐसे नहीं, एक कॉन्क्रीट होने चाहिए और स्पेसिफिक होने चाहिए। और एक आपको स्टैंडर्ड प्रोवाइड करे जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को नाप सको कि आपने सही में अचीव किया भी या नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो अपनी परफॉर्मेंस को नापने के लिए एक स्टैंडर्ड की तरह काम करने चाहिए। डिसीजन मेकिंग के लिए बेसिक्स होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए जिसमें मिशन और पर्पस को अचीव करने की बात हो। पता चला तुम्हें सीए बनना है और तुम एसएसटी पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं होने चाहिए दोस्तों। सीए बनना है तो टैक्स ही तो पढ़ोगे, ऑडिट ही तो पढ़ोगे, एफएम ही तो पढ़ोगे, एसएम ही तो पढ़ोगे, एसएसटी क्यों पढ़ोगे। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव नहीं होने चाहिए कल सुबह उठते मैं 8 घंटे एसएसटी पढ़ूंगा, तो पढ़ ले भाई। ठीक है, आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड होने चाहिए। तो ये क्या हो गए, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी ऑब्जेक्टिव हो गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया नहीं बट ये आ सकता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। जो आप क्वार्टरली ईयरली ऑब्जेक्टिव सेट करते हो वो आपके शॉर्ट टर्म हो गए, बट जो आप 3 से 5 साल वाले सेट करते हो वो आपके क्या हो गए, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो गए। तो दो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो गए। तो एक, जब आप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को सेट कर रहे हो तो 7 एरियाज को हमेशा ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कभी भी आ सकता है, आप यूं समझ लो एग्जामिनर के यहाँ तक आया हुआ है, वो कभी भी बाहर होकर आपके पेपर में दिख सकता है। तो 7 एरियाज टू अचीव क्या, 7 एरियाज ध्यान रखने हैं वाइल मेकिंग क्या, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। पहला प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, दो हो गए। फिर इसके बाद कॉम्पिटिटिव पोजीशन, उसके बाद पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो क्या प्रॉफिटेबिलिटी होगी उसको भी ध्यान में रखना है, क्या प्रोडक्टिविटी कैसे रखनी है वो भी रखना है, अपनी पोजीशन क्या होगी, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, उसको भी ध्यान रखना है, पब्लिक को भी ध्यान में रखना है, एम्प्लॉय के डेवलपमेंट को भी ध्यान रखना है, एम्प्लॉय के रिलेशन को भी ध्यान रखना है और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को भी ध्यान में रखना है। ये 7 चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है। ये क्या हो रहा है, ये आत्मा आ गई क्योंकि चार्ज में लगा हुआ था, गर्म हो गई स्क्रीन चार्ज में लगने से। तो प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे, प्रोडक्टिविटी देखोगे, पोजीशन देखोगे, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, P4 हो गया, फिर E2 हो गया और फिर T हो गया। 4 कौन से हो गए, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और अगला कॉम्पिटिटिव पोजीशन। E2 में कौन आएगा, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट और एम्प्लॉय के साथ रिलेशंस, और T में कौन आएगा, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप। ठीक है, 7 एरियाज हो गए। अब बोलता है कि जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म है ना, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं। आपने लॉन्ग टर्म में सोचा था मैं 15% प्रॉफिटेबिलिटी कमाऊंगा, वो आपने आज ही कमा ली, तो आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव आपस में सेम हो गए। तो कहता है सेम हो सकते हैं अगर जो आपने सोचा था वो आपने पहले ही अचीव कर लिया। बट ये ध्यान रख लेना,
लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपके पास हमेशा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो आपके पास हमेशा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। आप सीधे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव पे पहुंच नहीं सकते। कैन नॉट रीच द लॉन्ग रेंज टारगेट इन जस्ट 1 ईयर। आपको वेट करना पड़ेगा, आपको शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना पड़ेगा, और जैसे जैसे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करोगे वैसे लॉन्ग टर्म पे पहुंच जाओगे। आप बोलते हो मैं पूरी की पूरी एफआर कंप्लीट कर लूंगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सॉरी फाइनल का, इंटर का। आप बोलते हो मैं पूरी की पूरी अकाउंट्स कंप्लीट कर लूंगा, बट उसके लिए पहले छोटे छोटे करके चैप्टर भी तो कंप्लीट करने पड़ेंगे। सीधे कैसे कर लोगे भाई? तो इसके लिए बोलता है अगर लॉन्ग टर्म को अचीव करना है तो शॉर्ट टर्म को भी अचीव करना पड़ेगा। सर अगला आता है वैल्यूज। वैल्यूज क्या होता है? वैल्यूज का सीधा सा हिसाब है 4 चीजें, इंटीग्रिटी, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमिलिटी और इनोवेशन एंड डाइवर्सिटी। 6 चीजें, सॉरी, ठीक है, ये 6 चीजें होगी। इससे क्या पता चलेगा? आपकी वैल्यूज देख के, आपकी वैल्यूज देखकर, बहुत इंपॉर्टेंट है वैल्यूज। क्यों इंपॉर्टेंट है? A company value set the tone of how the people of think and behave, especially in the situation of dilemma। अब दोस्तों, लोग कैसा आपके बारे में सोचेंगे, आपके बिजनेस में जो काम कर रहे हैं वो आपके बारे में कैसे सोचेंगे, सारा आपके वैल्यूज से पता चलता है। आप आते जाते अपने एम्प्लॉयज को गालियां निकाल देते हो दोस्तों, तो वैसे पता चलता है कि आपका बिजनेस कैसे चलेगा, आपके बारे में लोग कैसे सोचेंगे। तो ये सब क्या हो गया? वैल्यूज हो गई। अगर आपके वैल्यूज अच्छी है तो आपका बिजनेस लंबा चलने वाला है, ये तो बात है ही। फिर अब देखना 2 वर्ड है, यहाँ पे एम्प्लॉय की बात करेगा और यहाँ पे कंज्यूमर की बात करेगा। एम्प्लॉय ऐसी जगह ही काम करना पसंद करते हैं जिनमें वैल्यूज अच्छी होती है, और कंज्यूमर भी वहीं से सामान खरीदना पसंद करते हैं जहाँ पे वैल्यूज और बिलीव्स अच्छे होते हैं। लोग टाटा के पास क्यों जाते हैं? एक दिमाग में इमेज सेट हुई है, ये तो बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी है तो इससे सामान खरीदो। तो अब एक क्वेश्चन उठता है कि वैल्यू, इंटेंट वर्सेस वैल्यू, कौन ब्रॉडर कंसेप्ट है? कहते हैं दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है कौन ब्रॉडर है, बट फिर भी अगर देखा जाए तो वैल्यूज ब्रॉडर है। क्यों? क्योंकि इंटेंट भी कभी कभार वैल्यू सोच के ही बनाया जाता है। तो वैल्यू अपना आप क्या हो गया? ब्रॉडर हो गया। तो ये सब इसके बच्चे, और वैल्यू सबसे ऊपर। ये कोविड-19 का पेंडेमिक का एग्जांपल दिया हुआ है, इस टाइम जिसने मदद करी, ये करी, वो वैल्यूज वाला हिसाब दिया हुआ है। दोस्तों ये अपना कंप्लीट होता है टॉपिक नंबर बी। अब आता है टॉपिक नंबर सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अल्टीमेट इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती दोस्तों। और इसमें भी क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ, एग्जामिनर के यहाँ तक आया हुआ है, वो क्या आया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। इसको अपन बोलेंगे पार्ट सी ऑफ द चैप्टर। ये अपना क्या है? पार्ट सी ऑफ द चैप्टर। अब इसके अंदर क्या आएगा दोस्तों, वो अपने को देखना होगा। पार्ट सी ऑफ द चैप्टर में 3 तरीके के लेवल होते हैं दोस्तों, आपको भी पता है, नहीं पता मैं बता देता हूँ। 3 लेवल होते हैं दोस्तों, सॉरी 3 लेवल होते हैं। यहां पे होता है कॉर्पोरेट लेवल, यहां पे होता है कॉर्पोरेट लेवल, फिर होता है बिजनेस लेवल, फिर होता है फंक्शनल लेवल। दोस्तों कॉर्पोरेट लेवल कौन सा हो गया, ये आपकी बताएंगे, आपको कौन से बिजनेस में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए बताएंगे। जैसे टाटा ने बोला टाटा मोटर्स में जाओ, तो टाटा मोटर्स में जाना इस कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटेजी, कॉर्पोरेट लेवल का काम। अब ये टाटा मोटर्स में गए, अब ये बिजनेस लेवल का काम है कि वो टाटा मोटर्स को चला के दे। चैप्टर 3B याद है, कॉस्ट लीडरशिप डिफरेंशिएशन ऑफ फोकस। और किसकी मदद से चलाएंगे दोस्तों? फंक्शनल वालों की मदद से चलाएंगे। बट हमें इस चैप्टर में कैसे पढ़ना है, पूरे एसएम में कैसे पढ़ना है, हमें ये नहीं सोचना कि फंक्शनल में एम्प्लॉयज होते हैं, नहीं, इनके सारे हेड्स के बारे में पढ़ना है। आप यूँ समझो, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट का हेड CEO के बारे में पढ़ना है। बिजनेस लेवल का हेड जो इसका अपना कौन होगा, जो हर बिजनेस का CEO होगा, उसके बारे में पढ़ना है। फंक्शनल लेवल मैनेजर के बारे में पढ़ना है, इनके अंदर कौन है उसके बारे में नहीं पढ़ना। अब ये मत सोचना फंक्शनल एकदम एम्प्लॉय हो गए, एकदम वो ब्लू कॉलर वाले हो गए, नहीं। हमारा पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज रिगार्डिंग व्हाइट कॉलर वाले लोग। हमें ब्लू कॉलर वालों के बारे में पढ़ना ही नहीं, हमें व्हाइट कॉलर वालों के बारे में पढ़ना है। व्हाइट कॉलर वाले कौन हो गए? कॉर्पोरेट लेवल के CEO, बिजनेस लेवल के CEO, और यहाँ पे फंक्शनल लेवल के मैनेजर्स। जैसे यहाँ पे हो गया, मैं बोलूँ यहाँ पे आएगा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ये फंक्शन हो गया, एक सेल्स फंक्शन हो गया। तो प्रोडक्शन का कौन मैनेजर है उसके बारे में पढ़ना है, सेल्स का कौन मैनेजर है उसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पे आ गई टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स का CEO कौन है उसके बारे में पढ़ना है। कॉर्पोरेट में आ गया टाटा पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन, तो टाटा का CEO कौन है उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो इस क्लैरिटी को रखो।
अब हम पढ़ते हैं कॉर्पोरेट लेवल। तो अब कॉर्पोरेट लेवल में कौन कौन आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन सीईओ आएंगे और अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव आएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे और कॉर्पोरेट स्टाफ आएगा। तो सीईओ आ गया, उसके चेले चपाटे आ गए दोस्तों, अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स आ गए, फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए और कॉर्पोरेट स्टाफ आ गया। ये किस में मदद करते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अपन इसको पढ़ते हैं क्या होगा। तो आ जाओ, मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ दोस्तों, ये कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट है, इसके ऊपर शेयर होल्डर्स हैं और इसके नीचे बिजनेस लेवल है। मानते हो ये बात, कॉर्पोरेट लेवल के नीचे बिजनेस लेवल और इनके ऊपर शेयर होल्डर। सबसे पहले तो क्या होगा, ये इनको रिसोर्सेस प्रोवाइड करेगा, इनको लीडरशिप प्रोवाइड करेगा। ऐसे याद होगा दोस्तों, ये मेमोरी टेक्निक है। तो नीचे वालों को लीडरशिप देगा, नीचे वालों को रिसोर्सेस प्रोवाइड करेगा। तो पहले तो 2 पॉइंट याद ही हो गए। क्या क्या करेगा, इनको रिसोर्सेज एलोकेट करेगा डिफरेंट बिजनेसेस को, और साथ ही साथ इनको लीडरशिप प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फिर अगला ये डिसाइड करेगा कि हमें कौन से बिजनेस में जाना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया था, ओवरसी करेगा कि कौन से बिजनेस में जाना चाहिए और कौन से बिजनेस में नहीं जाना चाहिए। दूसरा, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेगा। कौन है ये शेयर होल्डर, ओनर्स ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस लेवल कौन है, हु ओवरसी द बिजनेस, जो बिजनेस चलाते हैं और जिनका बिजनेस है, उनको आपस में कनेक्ट करेगा। तो कौन से 2 वर्ड और हो गए अगले, व्हाट बिजनेस, हम कौन से बिजनेस में जाना चाहते हैं, ये स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेट करेगा। और फिर अगला लिंक बनाएगा, पीपल हु ओवरसी द स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट मतलब बिजनेस लेवल, और हु ओन्स इट मतलब शेयर होल्डर्स, मतलब शेयर होल्डर्स। अगला क्या करेगा, जो शेयर होल्डर है उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करेगा, ऐसे डिसीजन लेगा जिससे उनके शेयर होल्डर की वेल्थ क्या हो, मैक्सिमाइज हो। और ओवरसी करेगा डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेटेजीज, जो स्ट्रेटेजीज बनाई थी उनका डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखेगा। तो ये सारे इसके पॉइंट हो गए। तो आधे पॉइंट तो इसको भाई को देखते ही याद आ जाना चाहिए। स्ट्रेटेजीज को ओवरसी करेगा, ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेटेजीज, स्ट्रेटेजीज बनाएगा, इंप्लीमेंट करेगा, फॉर्मुलेट करेगा, कौन से बिजनेस में जाना चाहिए कौन से में नहीं जाना चाहिए देखेगा, नीचे वाले को रिसोर्सेज देगा, लीडरशिप देगा, दोनों को आपस में मिलाएगा और ऊपर वाले की वेल्थ मैक्सिमाइज करेगा। ठीक है, ये अपना कौन हो गया, कॉर्पोरेट लेवल। बिजनेस लेवल इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। बिजनेस लेवल वालों का जो मेन आदमी, जैसे उनका सीईओ था, ये होगा प्रिंसिपल जनरल मैनेजर। ये बिजनेस लेवल वालों का आंसर होगा, बिजनेस लेवल वालों का मेन आदमी होगा। अब ये लोग क्या करेंगे, जो ऊपर वालों से जनरल स्टेटमेंट आते हैं, कॉर्पोरेट लेवल वाला बोल देता है टाटा मोटर्स चालू करनी है और तेरे को चलानी है, ये एक जनरल स्टेटमेंट आया। अब वो जो जनरल स्टेटमेंट आया उसको वो कॉन्क्रीट स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करेगा। तो जो ऊपर से जनरल स्टेटमेंट आ रहा है उसको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू द कॉन्क्रीट स्ट्रेटजी। ये किसका काम है, बिजनेस लेवल वाले का काम है। वो स्पैन ऑफ इंडिविजुअल बिजनेसेस को चलाएगा, पर्टिकुलरली बिजनेस की बात करेगा, वो सिर्फ टाटा मोटर्स की बात करेगा। पूरे टाटा में क्या हो रहा है उसको कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ टाटा मोटर्स की ही बात करेगा। तो ये क्या बात हो गई, ये कॉर्पोरेट लेवल की, सॉरी बिजनेस लेवल की बात हो गई। तो 2 बातें तो ये याद रखोगे, ऊपर से जो जनरल स्टेटमेंट आएंगे उनको कॉन्क्रीट स्ट्रेटजीज में कन्वर्ट किया जाएगा, सिर्फ इंडिविजुअल बिजनेसेस को ध्यान रखा जाएगा और स्पेसिफिक रहेगा हर बिजनेस के लिए, पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, सबकी तरफ ध्यान नहीं देगा। इसका जो मेन आदमी होगा वो क्या है, प्रिंसिपल जनरल मैनेजर। ठीक है, अच्छा, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट इज सेल्फ कंटेंट डिवीजन। ये पूरा का पूरा खुद एक बिजनेस है, जैसे टाटा मोटर्स है वो खुद एक बिजनेस है, तो एक सेल्फ कंटेंट डिवीजन है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। हर आरटीपी एमटीपी में फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस आ रहे हैं बट पूछे नहीं जा रहे, जल्दी पूछने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहला आप याद रखोगे, ये कस्टमर के क्लोज होते हैं, क्लोजर टू द कस्टमर, क्योंकि सबसे नीचे वाला है तो सबसे ज्यादा कस्टमर के क्लोज होंगे, क्लोजर टू द कस्टमर है। तो मुझे बताओ, क्या ये आपको इंपॉर्टेंट आइडियाज नहीं देंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको पता चल रहा है कस्टमर से बात करके क्या चीज सही हो रही है और क्या चीज गलत हो रही है। तो क्या ये कस्टमर से बात करके आपको अच्छे प्रॉपर आइडियाज नहीं देंगे क्या? तो फिर मुझे बताओ, पहला तो ये आ गया, ठीक है, पहला तो ये आ गया, ये क्लोज टू द क्या है, कस्टमर। अच्छा, अगर आप इनसे बात कर कर आप स्ट्रेटेजीज बनाओगे तो स्ट्रेटेजीज क्या, फॉर्मूला जो स्ट्रेटेजीज है
क्या वो रियलिस्टिक और अटेनेबल स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेट होगी? अगर पता ही नहीं होगा कि धरती पे हो क्या रहा है तो ऊपर बैठा हुआ आदमी स्ट्रेटेजीज कैसे बनाएगा? तो फंक्शनल मैनेजर प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जिससे पॉसिबल हो पाता है बिजनेस लेवल और कॉर्पोरेट लेवल के लिए रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी बनाना और अटेनेबल स्ट्रेटेजीज बनाना। तो ये इंफॉर्मेशन पास करेगा जिससे बिजनेस लेवल और कॉर्पोरेट लेवल रियलिस्टिक और अटेनेबल स्ट्रेटेजीज बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। अब ये बोलता है ये ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट इनका मेजर रोल क्या है, जो चीजें इनके पास आई है। देखो ये क्या बोलता है, ऑल्दो नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द, अरे भाई, ऑल्दो नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल परफॉर्मेंस but functional manager have a major strategic role to develop a functional strategy in the area that help to fulfill the strategic objective of business level and corporate level। तो इनका ये काम नहीं है कि ये रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते, ये लोग रिस्पॉन्सिबल हमेशा ऊपर वाले होंगे, बट इनका मेजर रोल क्या है, जो ऊपर से स्ट्रेटेजीज आ रही है उनको ढंग से फुलफिल करके ढंग से इंप्लीमेंट करना। ठीक है, अगला द फंक्शनल मैनेजर। अब बोलता जो फंक्शनल मैनेजर है जनरली कन्फाइंड टू वन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी की बात करेगा, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, वेयर जनरल मैनेजर ओवरसी द ऑपरेशन ऑफ द होल कंपनी। ठीक है, तो ये बात बता दी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन, ये सारी बातें आप लिख के आओगे। और ऑपरेशंस सर इसके क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक में है, आपको करके ही जाना है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द जनरल मैनेजर टू लिसन क्लोजली टू द आइडियाज ऑफ द फंक्शनल मैनेजर एंड equally great responsibility for manager at the operational level in the strategic implementation। तो ये बता रहा है कि implementation में रिस्पॉन्सिबल ऐसे नहीं बता रहा, बस बोल रहा है कि इनको भी ढंग से इंप्लीमेंट करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, बात इसमें बताई हुई है। अब आता है नेटवर्क। ये नेटवर्क दोस्तों चैप्टर नंबर 5 के साथ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक है, उसके साथ कंप्लीट होगा। इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 अपना कंप्लीट होता है पूरे 1 घंटे 6 मिनट के अंदर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा और चीजें याद हुई होगी, तो आप इसको पढ़ के खत्म करना। नेक्स्ट क्लास अपनी 30 मिनट्स की आएगी, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 2 के रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे। ठीक है, क्योंकि चैप्टर 2 का थोड़ा सा एस्टिमेशन गलत बैठ गया, मैंने 2 क्लास का सोचा था, वो तीसरी क्लास थोड़ी सी आधे घंटे की लगेगी, बट उसमें बहुत आसान है, कुछ उसमें ज़्यादा सामान है नहीं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ की क्लास कंप्लीट होती है, मिलते हैं कल चैप्टर नंबर 5 के साथ। ठीक है, जब तक ले बाय बाय। चैप्टर नंबर 5 में 3 क्लासेस लगेगी, मैंने आपको बता दिया है। जब तक ले बाय बाय।